Hello everyone, welcome to MBA Karo. So today is day 13 of our September sprint series, and today we are going to have a class on data interpretation. So we will be doing miscellaneous charts in today's class, and I hope you are already enjoying the series. आपने पहले के 12 वीडियोस देख लिए होंगे. तो आज हम करेंगे कुछ अलग अलग टाइप के चार्ट्स, जैसे ट्रायंगुलर चार्ट, बबल चार्ट, etc. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to our channel and follow us on social media platforms for great content on MBA preparation. This is our schedule और आज day 13 है जिसमें हम chart based data interpretation करेंगे. Miscellaneous kind of charts we will look at, and we have 17 more videos to go. So if you cover all these 30 days, 30 days में definitely आपको काफी improvement मिलेगा. आपको कई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, techniques सीखने मिलेंगी, questions करने की. In case you are preparing for CAT and are looking for a structured preparation, you can check out our courses. Okay, we have section wise modules also. And in case you are preparing for other exams, we have separate courses for that as well. और अगर आप CAT और OMITS के mocks देना चाहते हो तो हमारे पास mock test हैं. So we have 15 full length plus 10 sectional each, in which we have video solutions for quant and DILR. And apart from that, you can also buy our mock bundle, which includes all these mocks along with the CAT mocks. अगर आप 6000 वाला ये बंडल लेते हो इसमें आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे which are on the latest pattern for all these exams. So let us start today's session. उससे पहले कोई भी सेट जैसे दिखाते तो असली लर्निंग तब है जब आप खुद सेट सॉल्व कर रहे हो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देख रहे हो. अगर आप सीधे सॉल्यूशन चला दे रहे हो तो फिर ये कोई हेल्पफुल नहीं होगा. आपको जैसे ही सेट दिखता है आप वीडियो पॉज करो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, सेट को समझो. अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करो, एटलीस्ट जो बेसिक सेट है उसको समझो, फिर सॉल्व करो, तभी इसका फायदा है. तो ऐसा नहीं कि आपको ये वीडियो मिल रहा है तो आप सीधे वीडियो देखने लग जाओ. दैट इज व्हाई दीज आर रिकॉर्डेड सेशंस. ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप पहले पॉज कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर ना सॉल्व हो तब आप सॉल्यूशन देखो, तभी रियल फायदा. अगर आप सीधे सॉल्यूशन देखने लग जाओगे तो फायदा कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेट से. पहला सेट है ये बबल चार्ट पे. ठीक है, तो ये बबल होता है. बबल इज अ 3D चार्ट. इसमें 3 डायमेंशनल चार्ट होता है. लास्ट टाइम जो हमने डीआई की क्लास की थी उसमें स्कैटर प्लॉट देखा था. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू होती है इसमें, और वाई एक्सिस पे इसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है साइज ऑफ बबल. So let us read the instruction. It says the below chart shows the GDP, population density and GDP per capita of 5 countries. तीन डेटा दिए, GDP, population density और GDP per capita of 5 countries. ठीक है, अब क्या कह रहा है, द एक्स एक्सिस ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल्स डिनोट्स द जीडीपी इन डॉलर बिलियन डॉलर्स. ठीक है, जो सेंटर ऑफ द बबल है उसका एक्स एक्सिस, ये जैसे सेंटर ऑफ बबल है तो इसका एक्स एक्सिस जैसे 120. तो जैसे ये कंट्री है ए की जीडीपी है 120 बिलियन डॉलर. ठीक है, ये जीडीपी. वाई एक्सिस ऑफ द सेंटर, वाई एक्सिस ऑफ द सेंटर डिनोट्स द पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, सो वाई एक्सिस है 600, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई. ठीक है, वाई एक्सिस ऑफ द सेंटर. और थर्ड क्या होता है, साइज ऑफ द बबल डिनोट्स द जीडीपी पर कैपिटा. अब साइज ऑफ द बबल तो हम ऐसे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, साइज तो हम नहीं पता लगा सकते, राइट. सो दे जनरली गिव यू अ वैल्यू अलोंग विद इट. तो अगर ए का साइज देखो 8000, अब आप देखोगे जो छोटा बबल है उसका नंबर छोटा लिखा है, सो वो उसका साइज है. सो बिकॉज यू कैन नॉट मेजर रेडियस, राइट, ऐसे आप मेजर नहीं कर पाओगे. सो दे गिव यू द वैल्यू. तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी है 8000. तो 8000 क्या है, जीडीपी पर कैपिटा. ठीक है, अब हमें दो फॉर्मूले दिए, सिंपल है, वैसे तो खुद से आने चाहिए बट कभी कभी वो इंफॉर्मेशन में देते हैं. जीडीपी पर कैपिटा इज जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन, जीडीपी पर पर्सन. ठीक है, जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन. और दूसरी है पॉपुलेशन डेंसिटी इज पॉपुलेशन अपॉन एरिया. ठीक है, ये सारे हमें इंफॉर्मेशन दी. और देखो क्या क्या गिवन है, क्या क्या फिगर आउट कर सकते हैं. देखो जीडीपी पर कैपिटा इज इक्वल टू जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन. ठीक है,
जीडीपी पर कैपिटा हमें, और हमें गिवन क्या है, जीडीपी दी है और पॉपुलेशन दी है, ठीक है, और जीडीपी पर कैपिटा दी है, सो जीडीपी पर कैपिटा दी है, ठीक है, और जीडीपी भी दी है और पॉपुलेशन हमें नहीं दी है, ठीक है, पॉपुलेशन नहीं दी है, तो हमारी इससे पॉपुलेशन निकल के आ जाएगी। पॉपुलेशन विल बी इक्वल टू, हमें जीडीपी पर कैपिटा दी है, जीडीपी दी है, बट पॉपुलेशन नहीं दी है, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन विल बी इक्वल टू, अगर पॉपुलेशन इधर ले आओगे, सो जीडीपी अपॉन जीडीपी पर कैपिटा, तो इससे हमारी पॉपुलेशन निकल के आ जाएगी। तो पहली चीज ये है कि पॉपुलेशन ऐसे फिगर आउट करेंगे। सेकंड चीज हमें क्या दी है, पॉपुलेशन डेंसिटी दी है, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। अब पॉपुलेशन निकल गई, सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज पॉपुलेशन अपॉन एरिया, पॉपुलेशन निकल जाएगी और एरिया हमें दिया हुआ है, ठीक है, एरिया हमें दिया है, एरिया हमें दिया है, जीडीपी दी है, पॉपुलेशन डेंसिटी दी है, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी दी है, पॉपुलेशन हम डिराइव कर लेंगे यहाँ से, तो एरिया विल बी इक्वल टू, एरिया इज पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इस तरह से हमें वैल्यूज निकालने हैं। तो ये पहले फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले थे, कुछ लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं, बस आपको सिंपल देखने हैं। तीन चीजें हैं, तीन चीजें में से दो गिवन है, एक डिराइव करनी है। कैसे डिराइव करनी है, पॉपुलेशन निकालनी है तो जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी पर कैपिटा, और पॉपुलेशन डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज गिवन पॉपुलेशन अपॉन एरिया। अब एरिया नहीं गिवन है तो एरिया कैसे निकाल देंगे, पॉपुलेशन अपॉन डेंसिटी। सो ये दो चीज हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। ये दो चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चंस निकल जाएंगे सारे। पहला क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीडियन पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज, ठीक है, मीडियन पॉपुलेशन। मीडियन क्या होता है, 5 वैल्यूज है, जो थर्ड वैल्यू होगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज द मीडियन। तो हम सबकी पॉपुलेशन निकालेंगे ए बी सी डी, और हो सकता है वो आगे के क्वेश्चन में भी काम आएगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, ए बी सी डी ई। तो ए की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन इज जीडीपी अपॉन जीडीपी पर कैपिटा। सो जीडीपी इसकी 120 और जीडीपी पर कैपिटा इज 600, ठीक है, जीडीपी 120 और जीडीपी पर कैपिटा, सॉरी, जीडीपी पर कैपिटा इज 8000। तो ये वैल्यू अपॉन द पर्पल वैल्यू, तो जीडीपी आपकी है 120 और जीडीपी पर कैपिटा इज 8000। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, मिलियंस में, और जीडीपी हमारी किस में, बिलियंस में, ठीक है। तो जीडीपी अगर बिलियंस में है, बिलियंस टू मिलियंस कन्वर्शन इज मल्टीप्लीकेशन बाय 1000, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो सिंपल हो गया 120 बाय 8 दैट इज इक्वल टू 15। तो अब बाकी में आपको 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट देखोगे इसे। जैसे नेक्स्ट है हमारा बी, राइट, सो बी की कितनी है, बी की 180 होगी, 180 एंड क्या हो गया 3.2, 3.2 थाउजेंड आ जाएगा ना। तो 180 को 3.2 से कर दो, 5 टाइम्स कर दो, दैट इज 900 बाय 16। तो 16 से 4 टाइम्स तो चला जाएगा, 225 बाय 4, तो दैट विल बी 5 एंड 6.25, या 16 से डायरेक्ट भी कर सकते थे, 16 से 5 इज 80, 100 इज 6.25, तो 56.25 मिलियन, ठीक है। तो ए की 15 मिलियन, बी की 6.25 मिलियन, सी की है, सी इज हियर। अब सी में देखो कहाँ पे आ रहा है, 130 में आ रहा है, 130 एंड डिवाइडेड बाय 5000, सो 5 कर लो, दैट इज 26 मिलियन, ठीक है। तो सी 26 मिलियन हो गई। अब डी कितनी है, डी इज 210 और ये कितना है 8400, से 8.4 कर लो, तो आपका आ जाएगा 25 मिलियन, ओके। एंड फाइनली ये आ गया आपका 240 एंड 240 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज 4800, सो 4.8, यानी कि आ जाएगा आपका 50, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। तो ए इनकी पॉपुलेशन नोट कर लो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस आल्सो। तो मीडियन पॉपुलेशन क्या होगी, लोएस्ट ही हो गई, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, सो दिस विल बी द मीडियन पॉपुलेशन। जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो मीडियन होती है, तो 26 मिलियन इज द मीडियन पॉपुलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what which are the smallest and the largest countries respectively in terms of area, ठीक है। तो दो चीज देखनी, एरिया इज पॉपुलेशन अपॉन डेंसिटी
और पॉपुलेशन लिख लेते हैं ABCDE। तो A was 15 and 56.25, C was 26, D is 25 and E is, ठीक है, ये थे हमारे values 56.25, 26, 25, 50, right? So this is population, and we are saying that smallest and the largest country respectively in terms of area. So area हमने क्या लिखा था? Area is population density upon population density. Population upon population density. अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें इसमें कैसे दी गई है, ये दी है, ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब देखो हमें निकालना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, वी शुड नॉट बी फाइंडिंग द एरियाज। अब इसको हम कैसे करेंगे, लॉजिकली करेंगे। कैसे लॉजिकली कर सकते हैं? नाउ इन ऑर्डर टू डू लॉजिकली लेट अस अंडरस्टैंड दैट, लॉजिकली समझते हैं, ठीक है। अगर मान लो मुझे एरिया लार्जेस्ट निकालना है, तो एरिया अगर ज्यादा होगा दैट मीन्स पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉसिबल हो सकता है बी या ई में से कोई लार्ज होगा, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। और साथ साथ अगर डेंसिटी कम है तो डेफिनेटली वो हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बी और ई को कंपेयर करते हैं। बी की पॉपुलेशन 56.25 है और बी की जो डेंसिटी है, बी की डेंसिटी कितनी है, 750 है, ठीक है। कैलकुलेट नहीं करनी है। whenever it asks which has the highest, which has the lowest, they are not asking what is the highest or lowest, ठीक है। उनने पूछा ही नहीं हाईएस्ट कितनी है, लोएस्ट कितनी है, उनने बस पूछा है कि किसकी हाईएस्ट है किसकी लोएस्ट है, ठीक है। तो बी की हो जाएगी 756.25 अपॉन 750, ओके। एंड देन वी हैव ई एज 50 अपॉन, ई की डेंसिटी कितनी है, 800 है। अब देखो कि इसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है और डेंसिटी कम है, सो डेंसिटी कम है मीन्स एरिया ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी होती है। बचपन में फ्रैक्शंस में पढ़ाते थे, राइट? सो दैट लॉजिक वी नीड टू यूज। बचपन में लॉजिक पढ़ाया जाता था, तो वो लॉजिक यूज करना है। तो बी की लार्जेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन है जिसमें बी लार्जेस्ट है। अब स्मॉलेस्ट देखो, ठीक है, स्मॉलेस्ट ए स्मॉलेस्ट है, ठीक है, डेफिनेटली ए स्मॉलेस्ट है। और उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। सो आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है चेक करने के लिए, बिकॉज वैसे भी आपको ए की पॉपुलेशन भी कम दिख रही है और डेंसिटी भी इसकी सिग्निफिकेंट है, राइट? ऑल्दो डी की डेंसिटी हमें स्मॉलेस्ट निकालना है ना, तो पॉपुलेशन कम होनी चाहिए और डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, राइट? सो दैट इज हाउ ए हैज द लोएस्ट, ठीक है। तो ये हमारे आ गए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ई। तो ए की पॉपुलेशन कितनी आई थी, 15 मिलियन, और ई की थी 50 मिलियन, सो विच इज 30%। तो पॉपुलेशन निकाल के हमारे इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ कंट्रीज सी एंड डी। तो सी और डी का रेशियो पूछा एरिया का, ठीक है। हमें एरिया नहीं निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। तो पहले सी और डी की पॉपुलेशन रिविजिट करते हैं। सो सी वाज 26, सी की पॉपुलेशन थी 26 मिलियन और डी की पॉपुलेशन थी 25, राइट? डी की पॉपुलेशन 25 मिलियन है। और एरिया क्या है, एरिया इज पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन हमने फिगर आउट कर ली, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। तो व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सी, दिस इज 650, एंड व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ डी, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी इसकी 500। स्ट्रेट बनाते हैं, दिस 500, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं रेशियो। तो 26 बाय 650 इंटू 500 बाय 25, so this is 10 by 13 and 13 2 is 26. Now we will get 13 2 is, ये 25 है, so 2 into 10, so we will get 2 by 5, so we will get 2 into 2, 4 by 5, so the ratio is 4 ratio 5. We will get the ratio of the areas. No need to find the areas, we just have to find the ratio, so we get the ratios as 4 ratio 5.
Okay, so this was this set. I hope you are enjoying the session. So please don't forget to like this video. Let's move to the next set. This is called a triangular chart. ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रायंगल ग्राफ, ट्रायंगल चार्ट या फिर ग्राफ. इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हम पाई चार्ट करते हैं, पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, अलग अलग कैटेगरीज में वो जो पाइज होते हैं. ट्रायंगुलर ग्राफ में क्या होता है, तीन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, तो अभी देखेंगे इसे रीड कैसे करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो अगर ऐसे मिसलेनियस ग्राफ्स आते हैं टिपिकली वो काफी इजी होंगे बिकॉज लोगों को चार्ट रीड करना ही नहीं आता. ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. इट सेज दैट द स्टूडेंट स्टडीइंग हियर बिलोंग टू वन ऑफ द थ्री स्ट्रीम्स, आर्ट्स, कॉमर्स, हियर स्ट्रीम साइंस. तो ट्रायंगल चार्ट में हमेशा तीन चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर चार्ट. The triangular chart gives the percentage of students from all these streams in these B schools. All values are multiples of 5. तो आपको ये नहीं सोचना बीच में कोई वैल्यू दिख रही है तो क्या होगी. So if it is between 40 and 50, it has to be 45%. ठीक है, अब क्या करना है, the bar graph gives the number of students in these B schools, right? तो ये आपको बार ग्राफ दिया है. अब इन्हें आपको एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे रीड करना है. तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं. B school A has 360 students. So ये तो आपको पढ़ना आता है. Of which 45% belong to art stream. तो A को देखते हैं. A में 45% आर्ट स्ट्रीम में है. अब इसे कैसे रीड करते हैं, सी बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में नंबर्स लिखे हैं, जैसे ये डायरेक्शन ऐसे है, ये डायरेक्शन पैरेलल है और ये डायरेक्शन इस साइड को है. ठीक है, उस डायरेक्शन में आपने रीड करना है. तो सपोज आपने ए का ये रीड किया. अच्छा, ये 50 से कम है. ठीक है, हाफ में 50 आएगा और दिया ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 5. तो 45% कितने हो जाएंगे, आर्ट्स में हो जाएंगे. 30% टू कॉमर्स. अभी अगर आप इस डायरेक्शन में देखो तो ये बीचों बीच आ रहा है. ठीक है, तो इट इज 30% हियर बिटवीन 40 एंड 30. अब जो बच गया, सो 40 एंड 45 एंड 30 इज 75. तो रिमेनिंग शुड बी 25. तो ऐसे देख लो आप, ये आपका 25 हो गया. सो दिस इज हाउ वी विल रीड द डेटा. ठीक है, तो चलो ऐसी बी का भी देख लेते हैं. लेट अस रीड फॉर ऑल एंड कैलकुलेट द वैल्यूज. तो बी का क्या है, यहाँ पे 25 आ गया. ठीक है, यहाँ पे आ गया इसका लाइक 85. सॉरी, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, वी विल रीड लाइक दिस, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एरोस जा रहे हैं. तो हेयर एंड ओके. तो इसकी हम वैल्यूज निकालेंगे. तो इसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी एंड दैट विल इनेबल यू टू आंसर द क्वेश्चंस. तो मैं कुछ की वैल्यू निकाल लेता हूं. से ए बी की निकाल लेते हैं. ठीक है, ए की हमें निकल गई कि 45 30. ए तो दिया ही हुआ था, राइट. बी की भी निकाल लेते हैं और जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में. ठीक है, यू शुड फाइंड फॉर ऑल इफ इट इज आस्किंग फॉर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चन बिकॉज सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बाकी की भी वैल्यूज दिखेंगी. आपको रीड करना आना चाहिए, जहां पे नेसेसरी हो वो निकाल लेते हैं. ठीक है, तो जैसे हमें बी की निकाल लेते हैं. बी इट हैज 15% है बिकॉज लेस देन 20. दिस इज 30. सो कितना हो गया 45 और ये हो गया हमारा 55. तो बी की भी आ गई. हमें निकालनी है, क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन डी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन एफ. ठीक है, तो क्या करते हैं, डी का हम टोटल कितने 350 स्टूडेंट्स है. इसमें कॉमर्स किस साइड है, कॉमर्स इस डायरेक्शन में है. तो डी में कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं 20%, दैट इज 70 स्टूडेंट्स. ठीक है, और एफ में कितने कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, एफ में है 25%. ठीक है, बिकॉज ये बीच में 30 होगा या 25 होगा. तो 25% निकालो इसको, दैट इज 100 कॉमर्स स्टूडेंट. कितना हो गया 70% हो गया. आंसर आ गया 70. तो अगर आपको वैल्यूज निकालनी है, लेट अस सी किसी एक आध की निकाले. जैसे ए में हमने तो देख ली वैल्यूज, बी में सो ए की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो 45%, 30%, 25%. लेट से हम निकालते हैं ई की वैल्यूज. ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 इन कॉमर्स, 55% इन कॉमर्स. तो 28 इंटू 55 मल्टीप्लाई करना है बस आपको. 58 इंटू 28 करना है. सो इसको आप कर सकते हो 110 डबल और हाफ आ जाएगा 154. ठीक है, वो डेसिमल जीरोस कंसिडर करके निकालना है. सो 154 आपके ई में कॉमर्स में आ गए, 114 इन कॉमर्स.
और यहाँ पे अगर देखो ये 20% है, तो 20% इज 56, 56 इन आर्ट्स, तो 170 हो गया, ठीक है। और सॉरी 154 एंड 56, 210 और 70 आपके आ जाएंगे। जो तीसरी स्ट्रीम है दैट इज, देखो 25% आ गया, तो 17। तो इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज निकालना बहुत इजी है, बस आपको 3 डायरेक्शन में देखना है और वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। Now the values are given over here, right? We will calculate for each of the questions also individually so that आपको समझ में आएगी किस तरह से कैलकुलेट करना है। How many B schools have at least 100 students from the art stream? ठीक है, तो यहाँ से तो आप देख के बता दोगे 1 2 3 B schools, ठीक है। बट अगर आपको निकालना है आर्ट स्ट्रीम, सो आर्ट स्ट्रीम के लिए आपको क्या करना है, आपको ये डायरेक्शन में देखना है, ठीक है। तो ए और सी में कितना है, ए और सी में 45% है, तो ए में 45% है, सी में 45% है। अगर आप नहीं भी निकालोगे तो आपको पता है ग्रेटर देन 100 है, ये भी ग्रेटर देन 100 है। और फिर बी में देखो, बी में 15% है, ठीक है, तो ये 15% तो नहीं होगा। देन डी में है 30%, डी इज 350, सो डेफिनेटली इट इज मोर देन 100, ठीक है। ई एफ जी, ई में है इट इज 20%, सो डेफिनेटली नॉट मोर देन 100। एफ में है इट इज जस्ट 10%, राइट, सो you do not need to calculate. G में it is 35%. तो ग्राफ रीडिंग भी आ गई आपको, और इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज, ठीक है। पहले क्वेश्चन में जो पूछा था वो कैलकुलेट किया, वो तो आपको समझाने के लिए कि ग्राफ कैसे पढ़ना चाहिए वो निकाल दी थी। और इंडिविजुअल भी ऑल्दो टेबल इज गिवन, आई विल टेल यू फॉर ईच क्वेश्चन की कैसे आपको आंसर करना है, ठीक है। आपको सारी वैल्यूज नहीं निकालनी, बस आपको देखना है कि ये 100 से बियॉन्ड है, तो 3 वैल्यूज हमारी 100 से ऊपर आ। What is the ratio of number of students from the science stream in A and G? ठीक है, A और G का साइंस स्ट्रीम का रेशियो पूछा है। ऑल्दो आप यहाँ वैल्यूज से देख के बता दोगे आंसर, ठीक है, ये आप वैल्यूज से देख के बता दोगे, पर इसको देखते हैं कि बिना वैल्यू देखे हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, A और G में कितने स्टूडेंट्स हैं, A में 360 है, और G में कितने स्टूडेंट्स हैं, G में 240 है, राइट। हमें साइंस स्ट्रीम का रेशियो निकालना है। तो ए में साइंस में कितना है, साइंस इज इन दिस डायरेक्शन, ए में साइंस में है 25%, और जी में साइंस में है 45%, ठीक है। ये 45 कैसे होगा, देखो ये 40 है, बीच में 50 आएगा, ये 45 होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका आ गया 3/2, राइट, और ये आ गया आपका 5/9, दिस इज 3, सो 5/6 आपका आंसर आ गया। ओके, आंसर है 5:6, ठीक है। What is the total number of students from the art stream in all the B schools put together? अब ये क्वेश्चन के लिए तो आपको सारे आर्ट स्ट्रीम की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और फिर टोटल बताना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे टेबल में हमने सारी चीज निकालनी है, सो वी कैन यूज दैट थिंग, अदरवाइज आपको निकालनी पड़ती सारी और ऐड करनी पड़ती। सो दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन कंपेयर टू अदर्स, जो अभी तक की वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जा रहे थे, सारी वैल्यूज नहीं निकालनी थी। यहाँ पे आपको आर्ट्स में सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो वी विल यूज द टेक्निक ऑफ लास्ट डिजिट, बिकॉज मुझे लास्ट डिजिट सारे अलग दिख रहे हैं। तो जब भी ऐसे कैलकुलेशन हो जिसमें लास्ट डिजिट अलग है, तो एंश्योर दैट यू जस्ट लुक एट द लास्ट डिजिट। So 2 plus 3 is 5, 5, 5, 10, that is 0. 5 plus 6 is 1, and 1 plus 4 is 5. So last में 5 आना चाहिए. The answer is 645. So last digit सबके unique थे. Use that to get the answer. No need to calculate the total. The number of students from the science stream in these B schools is approximately what percent of the total number of students in these B schools? तो ये इसके लिए तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा साइंस स्ट्रीम का, और आपको बताना है कि कितना परसेंट है टोटल स्टूडेंट्स का। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कैलकुलेशन करना है। तो सी, इफ यू गेट अ सेट इन द एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम है, तो आपको जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन करने हैं। लेट अस से आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट है, सो डेफिनेटली यू वुड स्किप दिस क्वेश्चन। आप बाकी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, इसमें आपको सारा टोटल निकालना है और फिर डिवाइड भी करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ओके, सो अब इसको ऐड कैसे किया जाए, देखो जो जो जीरो आ रहे हैं उनको साथ ऐड कर लो। 90 120 दैट इज 210, राइट, 210 प्लस 70 280, 280 प्लस 260 540। 540 में अगर आप ये देखोगे 406,
तो 946 हो गया प्लस 108, सो 1054 ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे ऐसे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई प्रेफरेबली ऐड लाइक दिस, आई डू नॉट ऐड वैल्यूज वन और अदर। व्हाट आई डू इज आई ऐड द मल्टीपल्स ऑफ 10 फर्स्ट। ठीक है, और वो मुझे बेटर लगता है। हो सकता है आपको ऐसे ऐड करने की आदत हो, सो विच एवर वे यू फील कंफर्टेबल। आपको ऐसे ऐड करने की आदत हो, 1 + 5 = 6, 6 + 8 = 14, आप 1 कैरी करोगे, देन 10, 13, 15, 22, 29, 29 + 6 is 35, then 3 carries, 3, 5, 6, 7 and 9 and 10, so 1054. So either way you add, बस एडिशन सही होना चाहिए, राइट, अल्टीमेटली वो मैटर करता है। तो 1054 है आपके कितने साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, और रिमेन आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, यू नीड टू ऐड ऑल दीज। तो इसमें तो सब में जीरोस है, सो वी कैन यूज दैट। 36 + 42 78, 108, 143, 171, 211, 235, 2350। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि अब क्लोज वैल्यूज दिखती हैं, लोग इसमें फेयर करते हैं कि यार क्या आंसर होगा। अब इसकी भी एक टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, 25 से डिवीजन थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, अगर आपको 25 से डिवाइड करना है, तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 25 यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 100। डिवीजन बाय 8 का मतलब 100 है कि 0 0 का खेल है, तो वो इग्नोर करना है हमें। 4 से मल्टीप्लीकेशन इजी होता है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज चेंज करके से एक ऐसे नंबर में बना देंगे 2500 ताकि डिनोमिनेटर आ जाए। ठीक है, और चाहे आपको 2500 नहीं करना, 2400 करना है, आप 2400 भी बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या किया हमने, प्लस 150 किया, विच इज रफली 6%। ठीक है, 6% से थोड़ा ज्यादा होगा, बट डोंट वरी, 6% हमने रफ ले लिया। तो अब हम इसे भी 6% कर लेते हैं। 1% है आपका 10.5, तो 6% 60, चलो 65 मान लेते हैं। ठीक है, 1100 का 6% ले लेते हैं, क्योंकि ये भी 6% से ज्यादा होगा, राइट। 150 2500 का 6%, 2350 का तो 6% से ज्यादा होगा। चलो इसे 66 ले लेते हैं, सो दैट इट बिकम्स अ राउंड ऑफ नंबर, और 65 ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, 66 ले लो तो 1120 बन गया। तो ये रफली बन गया 1120/2500, और 25 के डिवीजन मींस मल्टीप्लिकेशन बाय 4, सो इट इज, इफ यू मल्टीप्लाई बाय 4 यू विल गेट डिजिट्स 448, सो रफली 45% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक वे ये है अप्रोक्सीमेट करने का। दूसरा तरीका जो अप्रोक्सीमेट करने का है, हमारे पास वैल्यू है 1054/2350। ठीक है, तो 50% इसका कितना होगा, रफली 50 के आसपास है ना, सारे ऑप्शंस अराउंड 50 है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 50% विल बी 1175। 1175 हमारा 50% है। ठीक है, तो 50% से ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब ये कितना कम हो रहा है, इससे 121 कम हो रहा है, तो अराउंड 5%। 24 × 5 इज 120, राइट। तो 120 कम हो रहा है, तो रफली 45%। अप्रोक्सीमेशन के बहुत तरीके होते हैं, लॉजिकल आपको सोचना आता है तो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। एक दो तरीके मैंने बताया कि कैसे आप गेस कर सकते हो। एक से हमने 448 44.8% करा, दूसरे से हमने 50% -5% करके सॉल्व कर लिया। तो विच एवर वे यू फील कंफर्टेबल विद, यू कैन यूज दैट। ओके, all right, so let's now see the next one. Okay, so I hope you are enjoying the session, so please don't forget to like this video and share it with your friends. अब ये नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। इस चार्ट को बोलते हैं वाटरफॉल चार्ट। हम ये इस तरह के चार्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर कैट में ऐसे अनकन्वेंशनल डीआई सेट आ जाते हैं, राइट, जैसे लास्ट ईयर स्टॉक बेस्ड ग्राफ आया था। ठीक है, तो अलग अलग तरह के चार्ट्स आ सकते हैं, कभी बबल चार्ट आ जाता है, स्कैटर प्लॉट आ सकता है, कोई भी प्लॉट आ सकता है। सो यू मस्ट नो हाउ टू रीड द ग्राफ्स। ये कह रहा है कि द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट लेफ्ट और ज्वाइंड द कंपनी इन ईच ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 45। तो इसको बोलते हैं वाटरफॉल। इसमें अगर ग्रीन दिया है तो दैट मीन्स इंक्रीज, अगर रेड दिया है तो डिक्रीज। ओके, तो स्टार्ट में 4500 थे, और जहां जहां पे रेड है वहां पे डिक्रीज है, और जहां जहां पे ग्रीन है वहां पे इंक्रीज है। तो इन मंथ्स में नंबर इंक्रीज हुआ है, इन मंथ्स में डिक्रीज हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ जुलाई।
तो हमें निकालना है जुलाई के एंड में एम्प्लॉयज कितने। ऑल्दो लाइक यू कैन रीड ग्राफ लाइक दिस बट इट इज टफ, राइट। जैसे ये 1000 है, ये 2000 है, 3000 है, 4000 है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टफ होगा रीड कर पाना। तो बेटर व्हाट वी विल डू इज वी विल नॉट कैलकुलेट इंडिविजुअल मंथ। हर मंथ की निकालने की जरूरत नहीं, वैसे हम निकाल भी सकते हैं बट वो नहीं करेंगे। जैसे मंथ वाइज निकालना है तो जनवरी में क्या है, दिस इज जनवरी। जनवरी में हो गए आपके 4500 से 750 कम हो गए, राइट। सो विच विल बी 3750। फिर फेब में क्या हो गया, 450 बढ़ गए, सो 3750 प्लस 450, तो ये कितना हो गया 4200। तो ऐसे आप मंथ ऑन मंथ भी निकाल सकते हो, बट हम एक बेटर अप्रोच यूज करेंगे, हमें जुलाई का निकालना है, राइट। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से जुलाई तक जो नेट चेंज है वो निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 750 और 1250 कितना हो गया 2000, 2000 नीचे चला गया, ठीक है। और यहाँ पे 1500 अब चला गया जुलाई के एंड में, तो नेट नेट अभी 500 डाउन चल रहा है, 500 डाउन चल रहा है। तो 500 डाउन को हम इससे कर दें तो 50 अप चला गया, 50 प्लस 450 मतलब 500 अप चल रहा है, ठीक है। 500 अप चल रहा है, 500 प्लस 850 तो कितना 1350 अप चल रहा है, ये हमने कट कर दिया। सो नेट नेट 1350 अप एंड माइनस 1100, so 1350 minus 1100 is 250, so net is 250 up. So the number was 45 here, add 250 to it, so 4750 will be the answer, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अब हम प्रीवियस डेटा यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें 4750 हमें जुलाई एंड तक पता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि 4750 है, तो इट इज सेइंग बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर मींस एंड ऑफ सितंबर, so August and September, so minus 600 minus 500, that is 100 of addition, that will be 4850, no need to calculate separate। Next question is what is the lowest number of employees at the end of any month। अब lowest number of employees पूछा है, so for that also we do not need to calculate for each month, okay। So what we can do is लोएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पूछे किस मंथ में लोएस्ट होगा, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे, ये लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है और ये लोएस्ट है क्योंकि यहाँ पे नीचे गया है, ये भी आपको ये वैल्यू दिख रही है बट यहाँ से इंक्रीज हो गया है, तो लोएस्ट पॉइंट ये वाला है एट एंड ऑफ जून, ठीक है, एंड ऑफ जून। अब लोएस्ट कैसे निकल सकता है, जुलाई में हमने निकाला हुआ है, राइट। तो डीआई में ये चीज ध्यान रखनी है कि हम प्रीवियस डेटा को लेवरेज करते हैं, तो जुलाई में 4750 था और जुलाई में क्या हुआ 1500 ऐड हुआ था, 1500 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 3250। अगर आपको ये क्लिक नहीं हो रहा, सपोज हमने जुलाई नहीं निकाला होता, फॉर एग्जांपल जुलाई नहीं निकाला होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ तक की इसकी नेट वैल्यू देख लेते हैं। तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1000, ठीक है, और 1000 प्लस 850 इज 1850, ठीक है। 1850 ऊपर गया, माइनस 1250 कर दो तो 650 ऊपर है, अभी भी 600 ऊपर है, ठीक है। 600 माइनस 1100 इज माइनस 500 और माइनस 750 माइनस 1250, 4500 माइनस 1250, तो इस तरह से भी आपका आंसर आ जाता है। नेट वैल्यू आपने नेट चेंज निकालना है, कितना अप गया कितना डाउन गया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे और बताएंगे कि कितना चेंज आया। तो इनिशियली हमारा 4500 था, ना हमें सितंबर एंड तक की वैल्यू पता है, सो वो भी यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं पता तो फिर भी हम मैनुअली भी निकाल सकते हैं लास्ट तक की। तो हम हर मंथ की नहीं निकालेंगे, व्हाट वी विल डू इज वी विल कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करना है, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 400 और 250 650 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, दिस इज 1000, ठीक है, 1000 का इंक्रीज हो गया और 1100 डाउन चला गया, ठीक है। सो माइनस 100 चल रहा है इनमें से, वी विल कीप कटिंग द values that we are using. So this is minus 500, minus 600 and 600. So this is completely cancelled. Now if you see, this is 750 and 850, so plus 100, right?
Now this is 1600 and this is minus 1250. So 1600 minus 1250 is net is 350. So there is increase of 350. There is net increase of 350. So by using deviations, positive और negative balance करके हमने 350 का change निकाला. So we need to find the percentage change. 350 by 45 and into 100. So that will be 350 by 45. 5 से डिवाइड हो जाएगा 70 by 9 और 9 into 7 is 63. अब वो repetition में चलता है 7.77%. 9 by 7.77 7.78 राउंड ऑफ करके हो जाएगा 7.78. ठीक है, 7.7777 ऐसे चलेगा 7.78. For which pairs of months were the number of employees at the end of the month the same? So we need to tell which pair of months have same number of employees. कौन से दो ऐसे months है जिनमें number of employees same है? तो ऑप्शन है उन्हें यूज करना है मार्च एंड जुलाई. अब देखो आपको वैल्यू काउंट नहीं करनी, जस्ट ऑब्जर्व द ग्राफ. ठीक है, ग्राफ ऑब्जर्व करके करेंगे मार्च और जुलाई में. सो मार्च में एम्प्लॉयज कितने यहाँ पे, जुलाई में कितने यहाँ पे. ठीक है, जुलाई और मार्च में कुछ चेंज आया, ग्राफ से तो नहीं दिख रहा, ग्राफ इक्वली दिख रहा है. ठीक है, लेट अस चेक कि कुछ चेंज है. सो दिस इज 850 एंड 1500, 2350 प्लस हो गया. ठीक है, और माइनस 1250 माइनस 1100, सो माइनस 2350 हो गया. सो देयर इज नो चेंज. सो मार्च जुलाई में है. सितंबर एंड दिसंबर, ये सितंबर है यहाँ पे और दिसंबर यहाँ पे है. ठीक है, ऑल्दो लुक्स इक्वल, लेट अस चेक. 400 650 माइनस 250 माइनस 650 प्लस 650, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी इक्वल है. राइट, अब देखो कहीं भी ऑप्शन ऑल थ्री नहीं दिया है, 1 and 2 ऑप्शन दिया, सो दैट शुड बी द आंसर. मई एंड अक्टूबर में चेक कर लेते हैं. दिस इज मई में यहाँ पे, अक्टूबर में कहाँ पे, अक्टूबर में यहाँ पे. राइट, क्या ये इक्वल दिख रहा है? मे बी सी ग्राफ ऑब्जर्व करने में, जैसे आप ग्राफ स्क्रीन पे देखोगे तो थोड़ा टफ होता है, मतलब जैसे आसपास है तो दिख जाता है. तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, बट वी विल कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यूज. ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ना, क्वेश्चन गलत तो नहीं है, क्या रीजन है देखते हैं. वैसे एक्चुअली कैट में अगर क्वेश्चन गलत होता है सो यू गेट मार्क्स फॉर इट, बट ग्राफ आपको क्लोज लग रहा है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. डेफिनेटली होता है ना, जब आप कर रहे हो तो इतना प्रिसीजन से आप नहीं चेक कर पाते हो, एग्जाम में प्रेशर रहेगा. राइट, तो आप इतनी प्रिसीजन से नहीं कर सकते. यहाँ पे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा कम पड़ रहा है, वी विल वेरीफाई. ठीक है, मई और हमें करना है अक्टूबर में वेरीफाई. तो यहाँ पे हमने कितना लेस कर दिया, मई और अक्टूबर का चेक करना है. सो वी सब्ट्रैक्टेड 500 400 एंड 1100, तो हमने माइनस टू 2000 कर दिया. और ऐड कितना कर दिया, 2100, तो हमारा नेट चेंज आया 100 का. तो ये ऊपर है, डेफिनेटली देखो थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज लाइक थाउजेंड्स में तो 100 का डिफरेंस दिख नहीं रहा, बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे थोड़ा सा ये ग्राफ ऊपर है, एक्चुअली इससे थोड़ा सा ऊपर है. तो ये ग्राफ हमारा यहाँ हो रहा है, यहाँ पे जाए, तो इट इज नॉट इन दीज 2 मंथ्स. ठीक है, तो ये हमने एक दूसरा ग्राफ देखा विच इज कॉल्ड वाटरफॉल चार्ट. So in case you are preparing for CAT and OMETS, you can check out our course which will help you prepare for these exams. चलिए next देखते हैं, this is called funnel chart. Funnel chart क्या होता है? Funnel, you must have seen funnel. It is a device which is used to drop oil. आप सबके घर में होगी. ठीक है, तो funnel बोलते हैं, हिंदी में शायद कुप्पी बोलते हैं, जिसमें से तेल ऐसे गिराता है ना, बॉटल से तेल ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड फनल. तो उस शेप का चार्ट होता है फनल. इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो नीचे आते आते, लाइक अगर आप में से कोई डिजिटल मार्केटिंग में काम करता है, दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म व्हाट इज फनल. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन है, कोई डिजिटल मार्केटिंग से है तो मुझे कमेंट करके बताना. ठीक है, सो यू मस्ट बी नोइंग दिस टर्म फनल. अगर नहीं पता तो फनल में बेसिकली डेटा क्या होता है, कम होता रहता है, तो ऊपर ज्यादा लोग हैं एंड नीचे देयर विल बी फ्यू पीपल. तो इसे फनल चार्ट भी बोलते हैं, कोई इन्वर्टेड पिरामिड भी बोल सकता है. ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए. अगर आपको चार्ट का नाम नहीं पता, जैसे पिछला वाला था वाटरफॉल, अगर आपको चार्ट का नाम नहीं पड़ा, नो इश्यूज, आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए. ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. Okay, so it says MBA Karo offers test series for CAT and other MBA entrance exams.
ठीक है, तो we do offer. It has an Instagram page where it creates some posts. A certain percentage of people who like the Instagram page visited their website. ठीक है, तो कुछ लोग Instagram से वेबसाइट पे आए और some of the website visitors took free cat mock on the site. Some of those users then purchased the cat mock test. Some of the users who purchased the cat mock test purchased the combo packs. The funnel of the users is depicted in the graph below. तो देखो नंबर कम होता जा रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लाइक्स हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे उतने नहीं है, आप प्लीज हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लेना, ठीक है, तो दिस इज आवर इंस्टाग्राम पेज, यू कैन फॉलो अस, राइट, सो वी डू क्रिएट सम डेली क्विजेस एंड ऑल अबाउट आवर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है, प्लस कुछ फन स्टफ, मीम्स एंड ऑल, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो इंस्टाग्राम पेज से कुछ लोग आए वेबसाइट पे, वेबसाइट से कुछ लोगों ने फ्री मैक टेस्ट लिया, होता है ना, देखो हर कोई वेबसाइट पे नहीं जाता है, ठीक है, किसी ने इंस्टाग्राम पेज देखा, आप इंस्टाग्राम पे कितनों के पेज देखते हो, वेबसाइट पे जाते हो, नहीं जाते, नॉट नेसेसरी, राइट, फिर वेबसाइट पे चले गए, तो जरूरी नहीं है कि आप वेबसाइट पे जाके कुछ चीज चेक करो, आप सीधे वेबसाइट देखो, आपको पसंद नहीं है आप चलेगा, ठीक होता है, आप कितनी वेबसाइट खोलते हो, आप जरूरी है वहां से कोई चीज करते हो, नहीं। देन कुछ लोगों ने फ्री मॉक टेस्ट लिया, उन्होंने कहा चलो यार देख के देखते हैं, कुछ को अच्छा लगा मॉक टेस्ट, उन्होंने परचेज कर लिया, कुछ को परचेज करके लगा यार कि अगर इनके कैट के मॉक इतने अच्छे हैं तो इनके बाकी मॉक कैसे होंगे, लेट अस परचेज अवर कॉम्बो मॉक, सो दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट, लाइक इफ यू लाइक वन थिंग देन यू स्टार्ट टेकिंग अदर थिंग्स आल्सो, ठीक है, तो कुछ बच्चों को कैट के मॉक पसंद आए, दे परचेज द कॉम्बो पैक, ठीक है, तो ये हमें, दिस इज हाउ द नंबर्स डिक्रीज, तो इंस्टाग्राम लाइक सबसे ज्यादा होंगे, फिर वेबसाइट विजिटर्स कम होंगे, सो नंबर्स विल कीप डिक्रीजिंग एट एवरी स्टेज, सो दैट इज व्हाट अ फनल इज, जिसमें नंबर्स डिक्रीज होते रहते हैं, क्योंकि हर कोई हर चीज नहीं करेगा, एक एक स्टेज बाय स्टेज द नंबर विल कीप डिक्रीजिंग। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि रिटन टेस्ट में बैठे, फिर इंटरव्यूज में बैठे, ठीक है, या प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, किसी किसी एग्जाम में होता है ना, प्रीलिम्स होता है, एडवांस टेस्ट होता है, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज, शॉर्टलिस्टेड, सो दैट इज कॉल्ड अ फनल। नाउ सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, फनल आपको समझ में आया, अब देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या दी है, इंफॉर्मेशन दी है द परसेंटेज इन द पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट, increase indicates the percentage of users from the previous stage से कितने users next stage में आए, for example 12% of users who took free mock test purchase cat mocks, तो जो फ्री मॉक टेस्ट था, ठीक है, उसमें जितने लोगों ने दिया उसमें से 12% ने कैट मॉक टेस्ट दिया, सो द परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ यूजर्स फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, लाइक इंस्टाग्राम लाइक्स का A% लोगों ने वेबसाइट विजिट की, वेबसाइट विजिट्स के B% लोगों ने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट का 12% एंड A-5%, so this is how we are given the values, ठीक है, so some information is given, it says 9% of the users who like the Instagram page took the free mock test, ठीक है, तो यहां से लेके थर्ड स्टेज तक इट इज 9%, एक चीज ये दी है, नेक्स्ट चीज दी है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्री मॉक टेस्ट टेकर्स एंड दोज हु परचेज्ड कैट मॉक टेस्ट इज 19,800, ठीक है, फ्री टेस्ट और परचेज का डिफरेंस है 19,800, और फाइनली दिया add 7,500 more people who like the Instagram page visited the website, the percentage of web visitors must have been 48% of Instagram likes, ठीक है, तो ये तीन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें अभी क्या इंफॉर्मेशन है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी नंबर नहीं पता, तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, ये वाले करते हैं, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फ्री मॉक टेस्ट टेकर्स एंड दोज हु परचेज मॉक टेस्ट इज 19,800, ठीक है, तो जो फ्री मॉक टेस्ट कुछ लोगों ने दिया उसमें से 12% लोगों ने मॉक टेस्ट परचेज किया, तो डिफरेंस कितना होगा 88%, सपोज ये 100x है, सो 12% ने परचेज किया, सो दैट इज 12x, you subtract you will get 88x which is equal to 19,800, ठीक है, तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं 100x बेसिकली, बिकॉज वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी पीपल टुक फ्री मॉक टेस्ट, और इससे हमें इंस्टाग्राम लाइक्स मिल जाएंगे, 88% is 19,800, so 100x is going to be 19800 into 100 by 88, ठीक है, ये आपका आ गया,
11 से डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले, 11 इंटू 18 और 11 इंटू 8, ठीक है। तो 1800 इंटू 8 हो गया, 8 से 1800 कर लोगे तो 225 आ जाएगा। 225 इंटू 100 आपकी वैल्यू आ गई, दैट इज 22500। तो फ्री मॉक टेस्ट वाले हैं 22500। ओके, 22500। नाउ इट सेज इट इज 9% ऑफ इंस्टाग्राम लाइक्स। तो इंस्टाग्राम लाइक्स कितना हो जाएगा, 9 से कर लो 25 एंड 4 zeros। तो इंस्टाग्राम लाइक्स आर 25 4 0। Hopefully we get so many likes on our Instagram page. So if you have not yet followed us, please do follow us on Instagram. तो 2,50,000 इंस्टाग्राम लाइक्स हो गए, ठीक है। ये हमें पहली स्टेज की वैल्यू मिल गई। अब हमें सारी वैल्यूज निकालनी, राइट। ये पहले स्टेज की वैल्यू हो गई, ये है 22,500, यहाँ पे वैल्यू हो गई, ठीक है। ये हमें 12% गिवन है तो निकल जाएगी वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो, 2700 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर लो 19800। हमें ए वैल्यू, ए और बी की वैल्यूज निकालनी, ठीक है। तब जाके हम इस स्टेज की और इस स्टेज की वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट यूज हो गया, ये यूज हो गया, लास्ट वाला होता है हैड 7500 more people who visited the Instagram page visited the website, percentage of web visitors must have been 48% of Instagram likes, ठीक है। अगर 7500 more people visited तो कितने हो जाते हैं वेबसाइट विजिटर्स, 48% जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज 7500 अपॉन 250,000, ठीक है। ये कितना होता है परसेंटेज टर्म्स में, 3। तो अगर 3% पॉइंट और ऐड कर दो तो 48%, ठीक है। ये 48% कब होता है, जब इसमें 3 परसेंटेज पॉइंट्स ऐड कर दो। तो दैट मीन्स राइट नाउ वी हैव 45% वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है। 45% वेबसाइट विजिटर्स है अभी, क्योंकि 3% और ऐड हो जाएगा। 7500 आउट ऑफ 2,50,000 इज 3%। तो 3% पॉइंट और ऐड होगा तो 48 बनेगा, दैट मीन्स राइट नाउ इट इज 45%। नाउ यू कैन कैलकुलेट वेबसाइट विजिटर्स फ्रॉम इट। एंड एक डायरेक्ट चीज अगर आपको ये निकालनी है तो a इंटू बी इज 9%, ठीक है। a is 45%, so we can say b is 20%। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो b की वैल्यू, चाहे आपको वेबसाइट विजिटर्स निकालने अगर नहीं पूछे हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट विजिटर्स निकाल ही लेते हैं। 45 इंटू दिस, 45 इंटू 25 इज 1125 एंड विथ 2 डिलीवर्स, तो देख लो इसका 20% हो जाए, ठीक है। और परचेज कॉम्बो पैक विल बी 40% ऑफ यूजर्स, 2740 is 108, so 1080। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव भी था, थोड़ा सा इसमें मतलब चार्ट पढ़ना भी आना चाहिए, प्लस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें था, दैट 20% इंटू 45%। तो इस तरह की आपको थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन की नीड थी। नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। सो वैल्यू ऑफ ए इज 45। The next question is that what is the difference between the number of website visitors and the number of people who took the free mock test? So website visitors और free mock test में difference बताना है। 112500 minus free mock test is 22500, so 00 and this is 900. So the answer is 90,000. Okay. The next question is that how many people purchase the combo pack, वो हमारा 1080। what percentage of website visitors purchased cat mock test, ठीक है। तो वेबसाइट विजिटर्स के कितने परसेंट लोगों ने कैट मॉक टेस्ट खरीदे, तो आप वैल्यू वाइज भी निकाल सकते हो, वैसे ऐसे देख सकते हो। बी की वैल्यू कितनी है 20% और ये 12%, सो 20 का 12% इज 2.4%। आंसर आपका 0.4% आ जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव भी था, थोड़ा चार्ट अंडरस्टैंडिंग की भी बात थी। इन फनल ग्राफ द वैल्यूज डिक्रीज एज दे कम डाउन द फनल। तो हमने एक और चार्ट देखा, ठीक है। एक और चार्ट कर ले, चलो एक और देखते हैं।
एंड इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग आवर टेस्ट सीरीज यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, तो इंस्टाग्राम से तो नहीं, आप यूट्यूब से आ गए हो, यूट्यूब से आके आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज देख सकते हो। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट लेके आप टेस्ट भी ले सकते हो, कैट मॉक टेस्ट और कॉम्बो भी ले सकते हो, राइट। सो दिस विल हेल्प यू बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यू वुड बी अपेयरिंग ऑन मल्टीपल एग्जामिनेशंस, स्पेशली एनमैट, स्नैप, जैट, इन सबके आपको प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए होता है। सो वी हैव curated mock test based on the latest pattern, so you can check that out, right? Even if you do not go to the last stage, at least go to the free test stage। ठीक है, इस स्टेज पे तो आ जाओ। ठीक है, बाकी आपको टेस्ट अच्छे लगेंगे तो आप अपने आप ही परचेज कर लोगे। ठीक है, तो एटलीस्ट ट्राई आवर फ्री मॉक्स। सो इन कैट ऑल्सो वी हैव फुल लेंथ प्लस सेक्शनल, तो एक एक सेक्शनल भी आप देख सकते हो फ्री में, और एक फुल लेंथ भी देख सकते हो, प्लस फॉर ऑल एग्जामिनेशन वी हैव अ फ्री मॉक ऑल्सो। ओके, ऑल राइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये इंटरेस्टिंग ग्राफ है, थोड़ा सा अलग तरह का दिख रहा है बट इजी है। ठीक है, सो इफ समथिंग लुक्स डिफरेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज डिफिकल्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। तो ये आपको अलग दिख रहा है बट ये काफी इजी है। चलो इसे ट्राई करते हैं, आप इसे खुद से ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होगा तो ही सॉल्यूशन देखना। तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड एरिया ग्राफ। इसे एरिया ग्राफ क्यों बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको एरिया निकालना है, इसलिए ये एरिया ग्राफ। It says a large piece of land is divided into 7 plots as shown in the figure। तो 7 plots हैं, उसमें डिवाइड है। ये कह रहा है कि प्लॉट सी एंड डी हैव सेम एरिया एंड सो डू प्लॉट्स ए एंड बी। तो सी और डी का एरिया सेम है और ए और बी का भी सेम है। अब देखो, ए एंड बी की जो विड्थ है वो सेम है, ठीक है, और एरिया सेम है, दैट मीन्स इन दोनों की जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी, दिस विल बी सेम। सिमिलरली सी और डी में ये जो विड्थ है ये सेम है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो सी और डी में सेम। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, प्लॉट एफ इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। एफ एक स्क्वायर है, दिखने से भी लग रहा, नहीं भी लग रहा तो यू हैव टू टेक इट दैट इट्स अ स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट सी इज 1.5 टाइम्स इट्स विड्थ। ठीक है, तो लेंथ इज 1.5 टाइम्स इट्स विड्थ। So let us say if its width is 2x, so its length will be 3x. Similarly, D has a length of 2x, so its width is 3x. ठीक है, now f के dimensions क्या हो गए, 2x into 2x। f के dimensions होंगे 2x into 2x because it's a square। Area of plot B is 4 times that of plot D। अब सबके एरिया भी लिखने शुरू करते हैं। ठीक है, तो D का एरिया कितना है, 6 into 3 into 2 that is 6x square। सी का एरिया भी 6x स्क्वायर हो गया, और इट इज सेइंग प्लॉट बी का एरिया जो है वो 4 टाइम्स है। सो प्लॉट बी का एरिया कितना हो गया, 24x स्क्वायर, और ए का स्क्वायर भी हो गया, ए का एरिया भी हो गया 24x स्क्वायर। ठीक है, एरिया हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि इसके लेंथ और ब्रेथ कैसे पता लगाएंगे। ए इज फ्रॉम हेयर टिल हेयर एंड बी ऑल्सो फ्रॉम हेयर टिल हेयर। देखो ये 3x है और ये और 3x है, टोटल कितना हो गया, 6x हो गया। तो ये 6x हो गया, एरिया 24x स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4x एंड 4x, और फाइनली यहां से यहां तक क्या है, 2x है। ये हो गया। देन इट सेज दैट width of plot G is same as that of plot F। तो G की जो width है वो plot F के बराबर है। सो दिस इज 2x, दिस इज ऑल्सो 2x। ठीक है, तो ऐसे में पूरी कितनी हो गई, ऐसे में आ गया 10x, 6x यहाँ तक था, 2 + 2 टोटल 10x हो गई। ठीक है, अब क्या दिया है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज प्लॉट्स इज 216 स्क्वायर मीटर। अब लार्जेस्ट प्लॉट का एरिया 216, लार्जेस्ट कौन सा है, अच्छा बाय द वे ये भी 10x है, 442 10x। तो एक्चुअली ये स्क्वायर ग्राफ है, दिख भी स्क्वायर जैसा रहा था बट नाउ इट इज कंफर्म दैट इट्स अ स्क्वायर। लार्जेस्ट इज 216। अब कैसे निकालेंगे कौन सा लार्जेस्ट है, देखो ए बी सी डी इन चारों के तो हमने निकाले थे एरिया, एफ का 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ई कहां से कहां तक है, ई है यहां से यहां तक 2,
एंड यहाँ से यहाँ तक 8, 4 टोटल 8, तो 2 इंटू 8 16x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जी कितना है 10x इंटू 2x, 20x। तो ये सबके एरिया निकल गए, राइट, एरिया वी गॉट। नाउ दिस विल हेल्प अस find the areas of all these. So largest area is 216 square meters, or 24x square is 216. So x square is 9 और x is equal to 3, ठीक है। x3 आ गया, अब सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो डायमेंशंस भी निकल जाएंगे, एरिया निकाला था सीधे, एक्स स्क्वायर 9 है तो 180 हो गया, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 54, 54 ये भी हो जाएगा, ये आ जाएगा 216, 216 एंड दिस इज 140, ठीक है। तो हमने सारे एरिया निकाल दिए। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जस्ट अलग था, और बेसिक ज्योमेट्री आपको आती है तो आप सीधे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के एरिया निकाल। तो इट इज आस्किंग व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द लैंड। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हमारा है 10x बाय 10x, प्लॉट है 10x, यहाँ से यहाँ तक 10x है, एंड दिस इज 10x। तो 10x बाय 10x इज 100x स्क्वायर, ठीक है, और x की वैल्यू 3 है, x स्क्वायर इज 9, सो 900 स्क्वायर मीटर्स। तो ये आप गेस भी कर सकते थे, आपको एक स्क्वायर प्लॉट दिख रहा है, ठीक है, बाय लुक्स इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर, बट ऐसे हमेशा मत लिया करो, कभी हो सकता है कि इमेज परफेक्टली ड्रॉन ना हो, राइट, अनलेस स्टेटेड यू शुड नॉट टेक इट। So 900 is the answer. What is the ratio of areas of the largest and the smallest piece of land? So largest कितना है 24x square है, और smallest है 4x square, which is 6 ratio. तो अगर आप वैल्यूज ना भी लिखो तो भी आप जो x स्क्वायर के टर्म्स में उससे भी आंसर बता सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज द ओनर ऑफ द लैंड plans to fence the land separating each flat. What is the total length of the fence? ठीक है, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हमें सारे लैंड को सेपरेट करना है, ठीक है, और वी नीड टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस। अब क्या करेंगे, पहले तो हम इसमें बाहर बाहर पूरी फेंस लगा देंगे, ठीक है, तो सेपरेट कर देंगे, तो बाहर हम एक आउटर लग जाएगी, दैट विल बी 30 बाय 30, 120 तो आउटर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, नहीं तो लाइक वी गॉट कि ये कैसे निकाला, ठीक है। अब इसे इरेज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसलिए करेंगे। सो दिस वाज 900, दिस इज 6 रेशियो 1, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड द फेंस। तो ये 30 है, ठीक है, और ये भी 30 है, और ये भी 30 है, तो 120 तो आउटर हो गए, 120 तो आउटर हो गया था। अब क्या करना है, देखो ये 30 आ जाएगा, प्लस 30 ऐड कर दो, फिर यहाँ पे भी 30 चाहिए, ये भी 30 ऐड कर दो, राइट। नाउ दिस लेंथ इज हाउ मच, 8x था तो 24 हो गया, फिर हमें यहाँ पे चाहिए 2x विच इज 6, और यहाँ पे हमें चाहिए 6x विच इज 18। तो हमें ये सारी इतनी हमें पूरी फेंस की लेंथ चाहिए, तो ऐड कर लो 150 और 180, 180 प्लस 30 इज 180 प्लस 30 इज 210 प्लस 18 228 मीटर्स। टोटल फेंस लेंथ चाहिए हमें 228 मीटर्स, सो दैट एवरीथिंग इज separated. Okay. Okay, now there is a next question which says there are two street lights along the edge of the land. One is at the junction of plots C and D, while other at the junction of plots E and G. What is the distance between the feet of these two lights? इसमें दो स्ट्रीट लाइट बनानी है, एक कहाँ पे बनानी है, जंक्शन ऑफ सी एंड डी, एंड इट इज अलोंग द एज, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगी एक स्ट्रीट लाइट, और दूसरी स्ट्रीट लाइट है ई और जी के जंक्शन पे, यहाँ पे बन गई स्ट्रीट लाइट। So we need to find the distance between the feet of these street lights. तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, यहाँ से कितना था 2x प्लस 4x, सॉरी 2 प्लस 3 5x, तो 5x इज 15 एंड दिस इज 10x, तो आपका हो गया, राइट। सो हॉरिजॉन्टली 30, वर्टिकली 15, 30 एंड 15 अंडर रूट ऑफ 900 प्लस 225, और यू कैन डू दिस वे ऑल्सो कि यू कैन टेक आउट 15 स्क्वायर कॉमन, चलो वैसे ही कर लेते हैं, 900 प्लस
225 which is root of 1125. ठीक है, अच्छा अब 1125 अब देखो कि इसको हम इंस्टेंटली कैसे कर सकते हैं। 35 का स्क्वायर होता है 1225, 35 से कम होना चाहिए, 36 37 रूल्ड आउट है। दिस इज रफली 1225 के आसपास आएगा, तो ए की वैल्यू हमारी लेस आ रही है विच इज 33.54। तो ये अप्रोक्सीमेटली 35 है ना, मतलब 1225 होगा तो हमारा आ जाएगा वैल्यू लाइक 33.54। तो स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। 33 स्क्वायर इज 1089 एंड 34 स्क्वायर इज 1156। तो यहाँ इनके बीच में कहीं बैठ रहा है, इट इज क्लोज टू 33.5। so no need to calculate the square root, just use this logic कि 35 स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, तो 36 और 37 तो रूल आउट हो गए, 34.98 इज अप्रोक्सीमेटली 35 होगी, एक ही ऑप्शन बच रहा है, सो दैट इज अवर आंसर। so this was a chart that was area graph। ठीक है, तो हमने काफी अलग अलग तरह के चार्ट देखे, हमने बबल चार्ट देखा, हमने वाटरफॉल देखा, हमने फनल देखा और हमने एरिया चार्ट भी देख लिया। So this was the session. I hope you enjoyed it. So please don't forget to like this video. And if you want to get the PDFs of these sessions, you can join our Telegram group. Telegram group में हम daily ये PDF share करते हैं, so that like आप इसको questions solve कर सकते हो, अपने पास save करके रख सकते हो, question solve कर सकते हो और अपने friends को भी distribute कर सकते हो। Okay, so that's for today's session. I hope you enjoyed the session. So please do like the video and share it with your friends. And please watch this series to boost your preparation for CAT 2025.